अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नगीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखें तो हमें ये कहा गया है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। लेट्स से पहली ट्रायंगल है ABD और दूसरी ट्रायंगल है CBE। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं और इनमें खूबी ये है कि इनकी एक एक साइड जो है उनकी लेंथ इक्वल है, मतलब उनकी मेजरमेंट इक्वल है। और दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि उनके एक एक एंगल जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब उनकी मेजरमेंट भी इक्वल है। अगर आप इसको ग्राफिकली देखो तो ग्राफिकली उन्होंने ऐसे दिया है कि भाई ये ABD वाली ट्राइंगल और CBE वाली ट्राइंगल जो है इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया कि ये एंगल A जो है ये एंगल C के कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इतना इसकी डिग्री होगी उतनी ही इसकी डिग्री होगी। अब इसके साथ उसने ये भी कहा कि भाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है या जो इसकी मेजरमेंट है वो और B से C तक की जो मेजरमेंट है वो आपस में इक्वल है। ये बातें तो उन्होंने हमको दी और हमसे पूछा क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करें कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ना इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब ये है कि हमने आपको एक एक एंगल और एक एक साइड बराबर करके दे दी। तो आप जो बाकी दो साइड्स हैं और बाकी दो एंगल्स हैं उनको भी आप इक्वल करके दिखाएं। अगर आप ऐसा कर पाए तो फिर ये साबित हो जाएगा कि आपकी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। लेकिन हम ऐसा करने के लिए हमने 9.1.1 थ्योरम किया, उसका सहारा लेंगे। वो क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं उनमें उनके दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो जाती है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाती हैं। इसके साथ साथ इसको प्रूव करते करते हमने एक और थ्योरम का यूज किया था, उसको बोलते हैं, वो क्या कहता है? वो आपके पास होता है कि अगर आपके पास दो साइड और एक एंगल भी इक्वल हो जाता है तो उस केस में भी वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाती हैं। मैं यहां पर उनके रूल लिख देता हूं। एक को बोलते हैं ASA रूल या फिर इसको पास्टुलेट भी बोलते हैं, ASA पास्टुलेट, और दूसरा होता है SAS पास्टुलेट। ठीक है, ये दो रूल होते हैं बेसिकली। यहां पर A क्या है? बेसिकली AA मतलब दो एंगल आ गए एक साइड आ गई। अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हुई, कॉन्ग्रुएंट हुआ, यहां पर ऐसा समझ सकते हो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट हुए, तो उस केस में यहां पर उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगी। और दूसरा केस भी यही है कि अगर आपके पास दो साइड और एक ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उस केस में भी आपके पास क्या होगा? उस केस में भी आपके पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि हमें या तो एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल करके दे दें तो तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और अगर हम एक और एंगल ले लें उस एंगल को प्रूव करके दे दें कि भाई ये दूसरी ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है तो फिर ये साबित हो जाएगा, एक रूल लग जाएगा। ये रूल लगाने के लिए हमें एक एंगल की जरूरत है, एक साइड और एक एंगल तो है, और ये रूल लगाने के लिए हमें एक साइड की जरूरत है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि हम मैथमेटिक्स की जबान में कोई ऐसा हमें लूप होल मिल रहा है जिसकी मदद से हम क्या करें, जिसकी मदद से हम एक एंगल या एक साइड को इक्वल कर पाए। ठीक है, सो ये है आपका ग्राफ। इस ग्राफ को गौर से देखो। अगर हमें एक एंगल को देखना है तो हमें क्या साबित करना होगा? हमें यह साबित करना होगा कि ये जो साइड है ना, ये साइड कॉन्ग्रुएंट है इसके, मतलब ये साइड। तो जब साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसके सामने वाला जो एंगल होता है ना वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मतलब ये हुआ कि इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये। अगर हम ये साबित कर दें कि एंगल D एंगल E के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, मेजर में इक्वल है,
तो ये साबित कर दें तो ये साबित हो जाएगा कि क्या है, ये साबित हो जाएगा कि आपकी जो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता, कोई भी आप रूल लगा लें हम नहीं बता सकते कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सो ये हो गया किस्सा खत्म। इस तरह से इसको नहीं कर सकते। बाकी रह गया, अगर ये इसके सामने है, ठीक है ना, और ये इसके सामने है, तो बाकी रह क्या गया, बाकी रह गया ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये एंगल और ये साइड। तो अगर हम इस एंगल को इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल साबित कर दें मेजर में, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, जो एंगल वाला रूल है वो तो सिर्फ यही हो सकता है कि या ये एंगल साबित कर दे कि ये इक्वल हैं, ये हम नहीं कर सकते। अब ये एंगल और ये एंगल साबित कर दें तो तब हो जाएगा। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि अगर हम इस साइड इस एंगल के सामने, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, इसके कॉन्ग्रुएंट की साइड जो अपोजिट साइड होंगी वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये या फिर ये साबित कर दें कि डी से बी का डिस्टेंस और बी से ई का डिस्टेंस इक्वल है। 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है ना। 3 ऑप्शन में जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये होता है, ताकि आपको ये बात जहन में बैठ जाए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, हम मैथमेटिक्स के रूल लगाएंगे तो तब जाके काम बनेगा। खुद से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। खुद से हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, उससे काम खराब हो जाएगा। जिस तरह से कुछ यूट्यूबर ने क्या किया है, इसको मिड पॉइंट माना है। तो मिड पॉइंट भाई कैसे मान सकते हैं, उन्होंने दिया थोड़ी है कि मिड पॉइंट है। तो खुद से अजम्पशन नहीं करनी है, खुद से नहीं सोचना है कि भाई ये मिड पॉइंट है। या तो वो दें कि ये मिड पॉइंट है तो फिर मानते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये मिड पॉइंट है तो साइड्स इक्वल हो गई। हाँ, मिड पॉइंट हो जाए तो साइड्स इक्वल हो जाए, लेकिन ये आपकी अजम्पशन है, उन्होंने नहीं दिया। वो देंगे तो उस हिसाब से चलेंगे, या फिर मैथमेटिक्स के रूल से कोई ऐसा रूल ऑथेंटिक लेके आओ जिससे आपको पता चले। तो ये साइड इक्वल होंगी जब मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट उन्होंने नहीं दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि साइड वाला किस्सा हो गया खत्म। और ये एंगल भी मैं आपको बता चुका कि एंगल भी इक्वल नहीं हो सकते जब तक हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। तो ना हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बराबर कर सकते हैं, ना इस साइड को इस साइड के इक्वल कर सकते हैं। बाकी रह गया सिर्फ एक और एक किस्सा, और वो ये रह गया कि ये 2 एंगल आपस में इक्वल होंगे। इन एंगल्स के बारे में मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल है कि अगर आपके पास 2 लाइंस हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये भी एक थ्योरम है, ठीक है ना। और ये प्रूव्ड है कि यहां पर अगर कोई 2 लाइंस होती हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, चाहे किसी भी तरह से, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा इस थ्योरम की मदद से या इस स्टेटमेंट की मदद से कि अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इस लूप होल का फायदा उठाएंगे। बाकी सारी कहानी गलत होगी, वो खुद की अजम्पशन होगी, खुद हम अजम्पशन में नहीं ले सकते। जो भी रूल होगा मैथमेटिक्स का रूल यूज करोगे तब जाके अपना काम कर पाओगे। अच्छा, यहां तक तो सारी कहानी जो मैंने बताई ये सिर्फ हमारा खाका था, हम इसको समझ रहे थे, ठीक है ना। सो हमने समझ लिया, इसको लफ्जों में उतारना अब कौन सा मुश्किल है। अच्छा, अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें यह लिखना है कि हमें उन्होंने दिया क्या। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि गिवन। और गिवन क्या है? ये 2 चीजें उन्होंने दी हैं, ये लिख दो। तो मेजर ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी बी। एक चीज तो ये दिया, और दूसरा एंगल ए और एंगल सी दिया है कॉन्ग्रुएंट। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। पहले आपने ये लिख लिया। अब आपने क्या लिखना है?
अब आपने वो लिखना है जो आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव, और प्रूव आपसे क्या मांग रहे हैं? प्रूव आपसे मांग रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी और ई। यहां तक तो हमने बात कर ली कि हमें गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने पेज को दो हिस्सों में इक्वली कट कर देना। इक्वल लाजमी नहीं है कि इक्वली कर दें। अब एक साइड पे आपको लिखना है कि मैं यहाँ पर जो अपना वर्क करूँगा ना वो यहाँ लिखूँगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर अपना वर्क मतलब स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे कि मैं जो अपना काम करूँगा वो मैं यहाँ शो करूँगा, स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ ये किस बिना पे कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। यहाँ पर वो लिखेंगे कि मतलब यहाँ पे हम रीजंस लिखेंगे कि हम अपनी इस काम करने के पीछे मैथमेटिकली क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि मैं ये कर रहा हूँ। ये सबसे पहले तो आपको ये जो आपको प्रूव करना, पहले आप लिख दें कि मैं इसका रिलेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। रिलेशन कैसे लिखा जाता है? रिलेशन ऐसे लिखा जाता है, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिख लो। ट्राइंगल ए बी डी कोरिस्पॉन्ड टू, ये रिलेशन के लिए यूज होता है कि ट्राइंगल सी बी ई। ये रिलेशन हम लेके चलना चाहते हैं, हम इसका आपस में रिलेशन देखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखो। गिवन क्या था? गिवन था कि आपके पास मेजरमेंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी बी। अच्छा, सी बी या बी सी लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सी बी लिखा है, आप बी सी लिख देंगे ना तब भी मतलब वही है। मतलब आगे पीछे आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया आपका सी बी, ठीक है ना, जिस तरह से मैंने पहले लिखा था। तो सी बी और बी सी का मतलब सेम है, चाहे आप सी बी लिख लें चाहे आप बी सी लिख लें। और इसके सामने लिखें कि ये हमने क्यों लिखा है। ये हमने इसलिए लिखा है कि इन्होंने हमें दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है। अच्छा, अब ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने क्या दी थी? उसने दूसरी चीज दी थी कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये भी हमें गिवन है, ठीक है ना। अब यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमने वहां पर सारी बात की, हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल इक्वल होगा। तो इस केस में जब आपको नहीं पता होता, इसको एंगल बी का नाम दे दो या फिर आप इसको एंगल बी कह दो। एंगल बी कहना मुनासिब नहीं रहेगा क्योंकि इसके साथ भी बन रहा है इसके साथ। तो आप इसको क्या लिखो? इसको ऐसे लिखो कि एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई या फिर ई बी सी, जैसा आपको बेस्ट लगता है, ठीक है ना। जिसके एंगल की आप बात कर रहे हो उसको सेंटर में, हम बी के एंगल की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एंगल सी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी, ठीक है ना। सी बी ई और बी, ये जो सेंटर में वैल्यू आती है, ये बेसिकली उसका जिस एलिमेंट की, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं वो एंगल होता है, ठीक है ना। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? वो सेंटर में आता है। तो हम बी के एंगल की बात कर रहे हैं कि ये दोनों साइड से इस ट्राइंगल्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी, और इसके साथ ये इस ट्राइंगल के साथ जो बन रहा है वो भी इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, मेजर में इक्वल है। अच्छा, और ये हम क्यों लिख रहे हैं? ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि इफ टू लाइंस आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, या इंटरसेक्ट लिख लें। बाइसेक्ट भी आपके पास आता है, लेकिन आप इंटरसेक्ट, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट देन opposite angle are equivalent, or angles are equal। ये हमारी लॉजिक है
इसलिए हम ये कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई दो लाइंस हों और वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हों तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हमने ये लिखा है। ठीक है ना, लॉजिक समझ में आ गई। अब लॉजिक समझ में आ गई तो अब दो एंगल एक साइड इक्वल हो गई या कॉन्ग्रुएंट हो गई। मेजर में इक्वल, वैसे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं कि इक्वल और कॉन्ग्रुएंट में फर्क क्या है। अगर आप यहां पे m लगा दो ना, यहां पे अगर m लगा दो, यहां पर भी m लगा दो, ये कॉन्ग्रुएंट खत्म हो जाएगा। जब आप m लगाओगे तो कॉन्ग्रुएंट खत्म हो जाएगा। इसका ये जो लिखा हुआ है ना इक्वल, इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर यहाँ m है तो यहाँ इक्वल आएगा, अगर m नहीं है तो फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे उसमें कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन, कॉन्ग्रुएंट है ये। अच्छा, दो एंगल एक साइड इक्वल मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइएंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल सी बी डी। और इसकी लॉजिक ये है कि हम कौन सा रूल यूज करें, ASA पोस्टुलेट। ये हमारी लॉजिक है कि अगर दो एंगल एक साइड बराबर तो ये कॉन्ग्रुएंट और ये कॉन्ग्रुएंट, तो यही हमें प्रूव करना था। सो इस तरह से ये पार्ट हमारा कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट है ऑन अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक पॉइंट है जो किसी लाइन पर है और उस लाइन की खूबी ये है कि वो एंगल की बाइसेक्टर लाइन है, मतलब वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन है। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ एंगल, और उस पॉइंट से बेसिकली क्या, उस पॉइंट से जो उसके आर्म्स हैं, एंगल्स के आर्म्स हैं, उन पर परपेंडिकुलर ड्रा किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अगर बताऊं कि आर्म्स क्या होते हैं, तो लेट्स से ये आपके पास एंगल होता है और ये जो साइड्स होती हैं ना दोनों, ये साइड, ये लाइन और ये लाइन जिनसे मिलकर एंगल बनता है, इनको बेसिकली इस एंगल के आर्म्स बोलते हैं। ठीक है ना, बाजू समझ सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली आर्म्स हैं। और ग्राफ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हो कि वो ये कह रहा है कि आपके पास ये एक एंगल बन रहा है और इस एंगल पे एक लाइन ऐसी आ रही है जो इसके एंगल को दो हिस्सों में इक्वली कट कर रही। मतलब अगर इसका 90 एंगल है तो 90 में से 45 इसको दे रही है, 45 इसको बना रही है। ठीक है ना, ये लाइन की खूबी है कि इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में कट कर रही है। ओके हो गया। अब और यहां से ये पॉइंट से लाइन जो दो परपेंडिकुलर ड्रा किए जा रहे हैं, यहां तक की कहानी ये हुई। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजर्स। मतलब ये हुआ, मेजर्स जब की बात आती है तो उसका मतलब ये हुआ मेजरमेंट, उसका डिस्टेंस, ऐसा समझ सकते हो दूसरे लफ्जों में कि वो ये आपसे मांग रहा है कि ये जो हमने इन परपेंडिकुलर्स की बात की है, ये परपेंडिकुलर्स आपस में लेंथ वाइज या मेजर वाइज इक्वल हैं। दूसरे लफ्जों में P से R का डिस्टेंस और P से Q का डिस्टेंस आपको इक्वल साबित करना है। अच्छा, अगर गौर करें तो ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आप गौर करें तो फिर से ये एक ट्राइंगल ही बन रही हैं, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं यहाँ पर। अगर हम इसको एक नाम दे दें, लेट से A कह दें कि भाई ये पॉइंट है A, ये A क्यू पी या फिर ए पी क्यू ट्राइंगल बन जाएगी और ए पी आर ट्राइंगल बन जाएगी, दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। हमें ये साबित करना है कि ये दो साइड्स मेजर में इक्वल हैं। तो अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि P से Q का डिस्टेंस और P से R का डिस्टेंस इक्वल है। तो उसके लिए हमें फिर वही ज़रूरत है, या हम दो एंगल इक्वल करके साबित कर दें, या फिर हम दो साइड्स और एक एंगल, या फिर दो एंगल्स और एक साइड प्रूव करके दे दें। अच्छा, यहाँ पर देखें जो वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ रहा है, पहली जो कंडीशन से हमें पता चला कि ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है, तो ये हमें पता चला कि ये एंगल और ये एंगल तो हो जाएंगे बराबर। एक एंगल तो किस्सा हो गया ख़त्म, एक एंगल हमें यहाँ पर जो उसने बताया उससे पता चल गया। उसके बाद दूसरा,
दूसरा उसने ये बताया कि यहाँ से जो क्या है, ये जो पॉइंट है बेसिकली आप गौर करें ना, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से परिपेंडिकुलर ड्रा किए जा रहे हैं पी क्यू पे और आर पे। सो अगर यहाँ से परिपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं तो जब बात परिपेंडिकुलर की आती है तो तब बनने वाला एंगल 90 का होता है, ठीक है ना। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन पे परिपेंडिकुलर ड्रा करती है तो इसका मतलब उन दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 का बनने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे दरमियान 90 का एंगल बनने वाला है, और 90 का एंगल सिर्फ इस साइड पे नहीं बनेगा, इस साइड पे भी बनेगा, क्योंकि जब एक लाइन पे दूसरी लाइन परिपेंडिकुलर आती है तो ये इस साइड पे भी 90 का एंगल बनाती है, इस साइड पे भी 90 का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे 90 है, इस साइड पे भी 90 होगा, इस साइड पे 90 है, इस साइड पे भी 90 होगा, तो 90 वाली कहानी हो गई, दो एंगल हो गए बराबर। अब अगर हम किसी तरह से ये भी देख लें कि एक साइड भी बराबर है तो किस्सा खत्म हो जाएगा, और वो आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन दोनों में आ रही है। कैसे? ये जो ए से पी तक वाली लाइन है ये ऊपर वाली ट्राइंगल में भी यूज हो रही है, नीचे वाली ट्राइंगल में भी यूज हो रही है, तो एक साइड दो एंगल हो गए इक्वल। अगर हो गए इक्वल तो ये साबित हो गया कि यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो भाई सिंपल सी बात है, पी से आर का, पी से क्यू का डिस्टेंस मैयर में इक्वल है। तो ये तो हमें समझ में आया ग्राफिकली, ठीक है ना, ग्राफिकली हमें समझ में आया तो हमने ये कह दिया। अच्छा, सो अब हमें क्या है, अब हमें इसको लिखना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, उसके बाद प्रूफ, उसके बाद भाई हमें प्रूफ क्या करना है, फिर हम अपने आर्गुमेंट्स की तरफ चलेंगे। तो इस केस में हम थोड़ी सी अजम्पशन भी करेंगे, हम कुछ नाम दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या कहोगे, यहाँ पर इसको नाम दे दिया ए, क्योंकि हम नाम ना दें तो हमें इशू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें ट्राइंगल्स का सहारा लेना है, और ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे जब तक हमको उनके वर्टिसेस का नहीं पता होगा तो हम उस ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे, कैसे, हमारे पास इशू हो जाएगा ना। तो उन्होंने नहीं दिया तो हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ए पॉइंट है जिस पर एंगल, जिसका एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप ये लिखोगे कि ए वो पॉइंट है जिस पर बेसिकली क्या है, एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि जो हमने अजम्पशन की है, हमने अजम्पशन क्या की है, हमने ये माना है कि ए पॉइंट है वो जिस पर हमारी ये जो लाइन है बेसिकली एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। ये बात हमने की। और दूसरी हमें ज़रूरत थी दो पॉइंट्स की, जो हम जब हम लिखेंगे, जब हम प्रूव करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट, इसकी एक पॉइंट, इस यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए होता और यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए होगा, जब हमें ये लिखना होगा कि ये इस पे परिपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ हमें साबित यहाँ पर जब ज़रूरत होगी तो उसको लिखने के लिए हमने क्या लिया, हमने इसको पॉइंट मान लिया बी और इसको पॉइंट मान लिया सी। ये सिर्फ हमने 3 पॉइंट्स अपनी आसानी के लिए इसलिए लिखे हैं ताकि हम इनका यूज़ कर सकें, ठीक है ना। ये हम सबसे पहले अपनी सपोजिशन में लेके आते हैं। उसके बाद ये सपोजिशन में हमने नाम दे दिया। अगर नाम दिए होते तो फिर हम ये नहीं लिखते। हमने ये माना कि भाई क्या है, ए पॉइंट है जहाँ पर हमारी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स है आर्म पे, एक बी है और एक सी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये बात कर रही। अच्छा, अब हम वही काम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है। गिवन ये है कि आपके पास सबसे पहले आप ये लिख सकते हो, गिवन के लिए आप क्या लिख सकते हो, गिवन आपको क्या था कि लाइन बाइसेक्ट कर रही है एन एंगल, तो ठीक है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे, अब तो हम नाम दे चुके ना, नाम, तो क्या लिखोगे, ए पी लाइन, बेसिकली ए पी लाइन पे क्या करती है, ए पी लाइन बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है ना। या फिर उसको वर्ड्स में लिख दें जैसा कि लाइन बाइसेक्ट द एंगल, या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ए पी लाइन को, ए पी लाइन सेगमेंट क्या है, बाइसेक्ट्स द एंगल थीटा, एंगल थीटा लिख दें, या फिर एंगल काफ़ी, एंगल भी काफ़ी है, एंगल भी लिख दें तो एंगल काफ़ी है। ए पी लाइन सेगमेंट जो है, ए पी लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, ये बात। और उसके बाद दूसरी उसने कहा कि भाई ये जो पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट इस लाइन पे
परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसीलिए मैंने ए बी और ये पॉइंट्स लिए हैं। तो फिर क्या, यहाँ पर पी क्यू लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर पी आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट कौन सा, ए सी। यही देखें ना, मैंने इसीलिए ये पॉइंट्स चूज किए थे, अपनी अजम्पशन में ले लिए थे कि ये पॉइंट, ये लाइंस, एक लाइन बनती है और ये भी एक लाइन बनती है। सो इस लाइन पे पी आर परपेंडिकुलर है और इस लाइन पे पी क्यू परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये पॉइंट पी परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर रहा है, तो इसीलिए मैंने ये लिए थे। अब ये हमने लिख लिया, ये हमें गिवन है कि ए पी बाइसेक्ट कर रही है एंगल को और ए पी बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, तो और परपेंडिकुलर है। सो ये हो गया। अब वही काम जो हम पहले से करते आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स और यहाँ पर रीजंस। अब स्टेटमेंट्स और रीजंस को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आप वो ट्राइंगल जो बन रही है उसका कोरस्पॉन्डिंग रिलेशन लिखेंगे। क्या है ट्राइंगल, ए बी पी और ए, या फिर ए बी ए पी और बी लिख लें, ए पी बी और ए पी आर, सॉरी ए पी क्यू और ए पी आर, ए पी क्यू और ए पी आर। सो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए पी क्यू ट्राइंगल ए पी क्यू कोरस्पॉन्ड टू ट्राइंगल लिखेंगे, मैं ए लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए पी और आर। इसका आपस में रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप एंगल, तो मैंने आपको कहा भाई एंगल हम कैसे लिखते हैं, मैं इसको कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ, हर बार हमें बार वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इधर आ जाओ भाई, क्योंकि इसको अपने नज़दीक करते हैं, हर बार हमें ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ रही है। सो इसके बेस्ट ऑप्शन है कि क्या हम इसको साथ रखें, इसको दूर ले ही न जाए ना, करीब रहे हमारे। अच्छा, अब इसको साथ लेके चलते रहेंगे। अच्छा, ये हमने मान लिया कि इनका रिलेशन। अब ये क्या है यहाँ पर, अब एंगल हमें, ये एंगल जो हमारा है, एक एंगल तो ये पी क्यू के साथ बन रहा है और एक एंगल क्या बन रहा है, सी यहाँ पर आर के साथ। तो सबसे पहले वही मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल चाहे तो पी ए आर लिख लें, आर ए पी लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आर ए पी, एंगल आर ए पी इज इक्वल टू लिख लें, इक्वल लिखना है तो एम लिख लें, इक्वल नहीं लिखना तो फिर आप कॉन्ग्रुएंट डाल दें, तो आपकी मर्जी है, दोनों कर सकते हो। सो एंगल आर ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए, क्यू यहाँ पर क्या आएगा, क्यू ए पी। सो एंगल क्यू, यहाँ पर एंगल लिखना था, एंगल क्यू ए पी, और ये कॉन्ग्रुएंट हैं क्यों, क्योंकि ए पी इज एंगल बाइसेक्टर। इसकी रीजन, ए पी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, इसकी लॉजिक, एंगल बाइसेक्टर है ए पी लाइन, सो इसीलिए एंगल बाइसेक्टर। सो ये हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, लाइन भी लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ए पी इज एंगल बाइसेक्टर लाइन। सो इसीलिए हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया। अच्छा, ओके हो गया। और ये क्या, एंगल इसको एंगल आर का नाम दे दो, इसको एंगल क्यू का नाम दे दो। तो एंगल आर और एंगल क्यू भी दोनों एंगल, यहाँ पर लिख दें एंगल यहाँ पर मेजरमेंट डाल दें, एंगल ए मेजरमेंट आर विच इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल क्यू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये दोनों 90 के हैं, और 90 के मैं आपको बता चुका कि ये क्यों है, ये एंगल और आर और ये एंगल क्यू 90 के हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ पर लॉजिक भी हम देंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो आपका ये देखें ना, मैं आपको कह चुका कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सो यहाँ पर लिख दें पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए
बी, ठीक है ना, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, ए बी एंड भी लिखे ना, क्योंकि ये तो एक साइड बनेगी, एंड पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन, यहाँ पर आपके पास ए सी। आप चाहे तो इकट्ठा यहाँ पर दोनों को इस तरह से लिखने की बजाय पहले एक को 90 फिर दूसरे को 90 और फिर दोनों को इक्वल, तब भी बात वही है। सो ये हमने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं ये भी इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से दोनों 90 की हैं, दब हो गया। अब यहाँ पर लास्ट सीन क्या रह गया, ए पी विच इज इक्वल टू ए पी। आप मेजरमेंट लिखना चाहते हो तो इक्वल लिखो, तो मेजरमेंट ऑफ ए पी विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए पी। अब देखें ना, हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है, ठीक है ना, हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी खुद के इक्वल होगी, ठीक है ना। 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है, 4 4 के इक्वल होगा, इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान में प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नथिंग बट क्या कि आपके पास हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है, हर एलिमेंट खुद का अक्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख दोगे। तो इस हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों जो ये साइड एक ही साइड है, बेसिकली दो साइड थोड़ी हैं, एक साइड दो एंगल हो गए बराबर, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो किस्सा मुख्तसर हमारी जो ट्राइंगल्स थी, ट्राइंगल्स क्या थी, ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी और आर कॉन्ग्रुएंट, और उसकी रीज़न ये है कि दो एंगल और एक साइड बराबर हुए। सो ए एस ए पास्टुलेट। सो इसीलिए हमने भाई इसको ये लिखा कि यहाँ पर ये ट्राइंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो किस्सा मुख्तसर के मेजरमेंट ऑफ क्या पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू मेजर ऑफ पी आर। ऐसा ही है ना, ये बात हम कर चुके। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा क्या कि अगर कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थी तो ये दो एंगल इक्वल थे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, उसके सामने वाली साइड। तो उसके सामने वाली साइड ये है, तो उसके सामने वाली साइड इक्वल हो गई, ठीक है ना। सो इसीलिए हमने इक्वल कहा। ये नहीं हमारे पास कोई आप समझ सकते हो कि तुक्का मार नहीं रहे हैं और ना हम कोई खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मैथमेटिक्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया। तो ये एंगल और इसके सामने वाली साइड और ये एंगल और इसके सामने वाली साइड, इसीलिए हमने दोनों को इक्वल किया। अब देख लें इस एंगल को, ये इसके साइड ऑटोमेटिक ये हुई ना, ये साइड ये देखें, इसके सामने ये साइड आई थी, इसके सामने ये साइड आई, तो इक्वल हुई। अब ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल के सामने ये साइड आ रही है और इस एंगल के सामने ये साइड आ रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये आपके पास इसके सामने वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने ये लिखा कि भाई इसके ये दोनों एंगल इक्वल तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग वाली साइड, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम यही तो चाह रहे थे कि पी क्यू और पी आर का जो डिस्टेंस है, जो मेजरमेंट है, वो इक्वल हो जाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ACE और BDE। ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब ये ट्राइंगल्स अपोजिट्स जो एंगल्स हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इक्वल हैं, और ठीक है ना, उनकी कुछ वैल्यूज़ भी आपको दे रहे हैं। वैल्यूज़ के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले उन्होंने दिया कि क्या है, उनके जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं और उनके एंगल भी उसने सेम दिए। ये देखिए ना, AC और BD, AC
और BD उन्होंने इक्वल दे दिया और क्या दिया, उसके बाद यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी दे दिया। ये दो चीज़ें आपको दी भाई, ये दो एंगल A और एंगल B इक्वल, और साइड जो आपके पास साइड है, बेसिकली साइड आपके पास ये AC साइड और BD साइड इक्वल, ये आपको दे दी। अच्छा, मैं आपको पहले भी कह चुका कि अगर कोई एक साइड या फिर एंगल इक्वल है ना, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या एंगल इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, अगर वो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट या इक्वल दे रहे हैं तो इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली साइड ये और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली साइड ये इक्वल होगी। अगर ये साइड आपको इक्वल दे रहे हैं तो उसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एंगल और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। ऐसे समझ सकते हो। अगर ऐसा नहीं समझोगे तो फिर आपको टेंशन हो सकती है। क्या कह रहे हैं, आपके पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एंगल A एंगल B के बराबर है। अगर एंगल A एंगल B के बराबर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके सामने वाले जो साइड होगी और इसके जो सामने वाली साइड होगी वो भी आपस में बराबर होंगी। तो मतलब CE और CD बराबर होंगी, ये हमें पता चला। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें हमें पता चली कि क्या है, ये अगर इसके बराबर है, ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो क्या हुआ, ये इसके बराबर है तो बाकी रह गई क्या, एक ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एंगल इस साइड के इक्वल, ये एंगल जो होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। कि यही ऑप्शन रहता है ना, ये दे दी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दे दी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, और ये दे दी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये, और ये दे दी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये। बाकी सिर्फ एक एंगल और एक साइड रह गई, तो बाकी जो एंगल रो रह गए हैं वो आपस में इक्वल होंगे और जो साइड रह गई हैं वो इक्वल होंगी। तो इस तरह का सिनेरियो तो बनेगा हमारा। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि कौन किसके इक्वल होगा। अब देखते हैं कि उन्होंने दिया क्या है। उन्होंने हमको दिया है मेजरमेंट ऑफ AC और BD, मेजरमेंट ऑफ AC और मेजरमेंट ऑफ AD। सबसे पहले अच्छा, इसको थ्योरम की तरफ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, तो इस केस में आपको वो सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जिस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब इसको आर्गूमेंट्स और वो सारी रीजन वगैरह कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप जान छुड़ा सकते हो। तो क्या है, AC विच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BD। अच्छा, एक आप लिख लें विच इज़ इक्वल टू 3CM। ये लिखने की गिवन क्या है, गिवन ज़रूर लिख लें, गिवन लिख लें कि हमें उन्होंने दिया क्या है। जो सारा दिया है ना वो कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है ना। उन्होंने एक साइड दे दी, एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, 3 एंगल दे दिए, 3 एंगल दे दिए, एक साइड दे दी, ठीक है। 3 एंगल दे दिए और एक साइड दे दी। अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एंगल कौन सा दिया, एंगल ये दिया, ये भी उतार लीजिए कि एंगल A विच इज़ इक्वल टू 3x + 1, इसका ये इन डिग्री, इन टर्म ऑफ डिग्री, और M यहाँ पर एंगल मेजरमेंट बेसिक इक्वल दे रहे हैं ना, तो मेजरमेंट मैं आपको पहले भी कह चुका कि जहाँ पर M आ जाएगा वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा जाएगा, इक्वल लिखा जाएगा। तो मेजरमेंट दे दी, मेजरमेंट एंगल E की दे दी उन्होंने 3y - 2 डिग्री, और लास्ट उसने दे दिया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B विच इज़ इक्वल टू x + 35 डिग्री। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा, ये एंगल्स दिए हैं, देखें हमने ये कहा कि भाई इसके सामने वाली साइड ये, और इसके सामने वाली साइड और इस ये दोनों जो दोनों आपके पास साइड्स हैं, इस साइड के सामने वाले जो हैं, साइड के सामने वाले एंगल, तो ये एंगल आपस में बराबर, तो एंगल E बेसिकली आपस में बराबर। तो एंगल E उसने दिया है आपको, ठीक है ना, एंगल E भी उसने यहाँ पे दिया, एंगल E दिया। उसके बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल C और एंगल D उन्होंने दिया है, एंगल C और एंगल D उसने ना एंगल C दिया ना एंगल D दिया, इसे तो वैसे ही गए ना जान छूट गए। अच्छा, अब एंगल B और एंगल A उसने दिया, एंगल B और एंगल A, तो एंगल B और एंगल A इक्वल उसने दिया तो इक्वल कर दो एंगल B और एंगल A, तो ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस बोथ ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल्स के नाम लिख दो, ज़्यादा बेस्ट है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कौन सी है, एक ट्राइंगल है आपकी
नाम थोड़े आगे पीछे हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल ए उससे ट्राइंगल चेंज नहीं होगी। ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल, दूसरी कौन सी है, दूसरी आपके पास है बी ई डी, लिख दें बी ई डी आर, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट है ना। तो ये कॉन्ग्रेंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि ये आपका एंगल ए और एंगल बी आर इक्वल, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। x की वैल्यू 3x प्लस 1 डिग्री और 3x प्लस 35। तो x प्लस 1 डिग्री, यही है ना, 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 डिग्री, सो 3x प्लस 1 डिग्री। तो यहाँ पर 3x प्लस 1 डिग्री विच इज इक्वल टू नथिंग बट x प्लस 35 डिग्री, x प्लस 35 डिग्री। सो डिग्री जो है, डिग्री की टर्म्स दोनों में आ रही है, तो उसका मतलब डिग्री के बगैर भी आप इसको लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 35। तो सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आती है। सो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 35। सो यहाँ पर हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 35 माइनस, सॉरी मैं, हाँ ठीक है, -1 मैंने नहीं लिखा था, -1 भी आता है, ये मान उधर जाएगा तो -1, तो -1 बेसिकली 35 से निकल जाएगा तो 34 हो जाएगा। सो 34, सो x विच इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 17। सो x आपका 17 आया। अब यहाँ तक तो हमने x को निकाल लिया। अब हम बात करते हैं y की। तो y के बारे में क्या ख्याल है, y हम कैसे निकाल सकते हैं? y निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि ये साइड, ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल हमें नहीं दिए, और इससे हम निकालेंगे कैसे? इससे हम ऐसे निकालेंगे कि अगर ये दो डिफरेंट होते, ये दोनों एक ही एंगल और यही एंगल हमको दिया है, सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम डायरेक्टली इसको निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? निकाल नहीं सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है, इस इन्फॉर्मेशन से आप y नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ये है कि आपको कुछ अजम्पशन करनी पड़ेगी। आप कुछ अजम्पशन कर रहे हैं तो फिर उस केस में आप जाके सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन ये आपको दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन से y नहीं निकाल सकते हो, और जो y निकालेगा वो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी करे। उसको कुछ ना कुछ अजम्पशन में लेनी पड़ेगी, उसको कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा मर्जी से। अच्छा, जिस तरह से कुछ टीचर्स ने क्या किया है, कुछ टीचर्स ने ये मान लिया है कि ये और ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल हो जाए तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने इसको निकाल लिया। तो ये उसकी एक कड़ी है, ठीक है ना। उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ यही आएगा। इसके आप समझ सकते हो कि बहुत सारे आंसर आते हैं। y आपके पास यूनिक निकल ही नहीं सकता जब तक कि कोई कंडीशन इस पे लगाई ना जाए, और जो कंडीशन उन्होंने दी है, इन कंडीशन से y को फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ आपको लेट करना पड़ेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले, जितना जोर लगाना है लगा सकते हो। लेकिन फिर बात वही होगी, जो इसको निकालेगा वो कुछ ना कुछ लेट करके आएगा, अजम्पशन में लेके आएगा। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इस स्टेटमेंट से आप y नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं। ऐसा नहीं है, आपको y बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो इसी y को ले लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये बेसिकली जो बनेगी ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ही होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर ये
ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इस बात का मतलब ये होता है कि अगर ये एंगल इसके बराबर, ये इसके एंगल बराबर, तो इसका मतलब ये होता है मैथमेटिक्स की ज़बान में कि अगर दो एंगल इस तरह से बराबर हैं और वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इससे, अगर आप इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन करोगे ना, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन करोगे, तो ये क्या बनेगी, इससे बनने वाली जो शेप नहीं होगी मैथमेटिक्स की ज़बान में उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इस तरह की शेप, ठीक है ना, इस तरह की शेप बनेगी। इस तरह की शेप की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। स्क्वायर इसमें आ जाता है, रेक्टेंगल इसमें आ जाती है, रोम्बस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। स्क्वायर और जो रोम्बस होती है वो तो बन नहीं सकती। क्यों? वो इसलिए बन नहीं सकती कि जो हमने एंगल निकाला है ना अभी, ये एंगल हमने क्या 3x प्लस 1 है। अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आता है 3 इंटू 17 का प्रोडक्ट प्लस 1 विच इज इक्वल टू 52। सो 52 डिग्री ये बनती है। 52 डिग्री, अगर 52 डिग्री ये मान लेना, 52 डिग्री मान लें, तो ये स्क्वायर तो कभी नहीं बन सकती, ठीक है ना। अगर स्क्वायर की तरफ जाए ही नहीं, स्क्वायर की तरफ जाए ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सीन होता है कि आपके पास अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हो ना, यहाँ से लाइन खींचते हो और यहाँ पहुँचते हो और यहाँ से लाइन खींचते हो तो यहाँ पे पहुँचते हो, और ये एंगल जो होता है ना, लेट से ये एंगल थीटा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी थीटा होता है। ये एंगल क्या है, ये एंगल अगर थीटा 1 है और ये एंगल भी थीटा 1 होता है, मतलब जो एंगल यहाँ होता है वो यही होता है, यहाँ पे जो होता है वो यही होता है। तो यही सेम सिचुएशन है हमारी। और ये जो आपके पास पैरेललोग्राम बनती है, इसके बहुत ज़्यादा, इसको दो को फिक्स करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी शक्ल चेंज होती रहेगी ये क्या, यह रहेगी ये आपके पास फिर भी पैरेललोग्राम, लेकिन इसकी इनफाइनाइट मैनी आप ऐसा समझ सकते हो कि ये क्या खूबी होती है, इसकी खूबी ये होती है कि इन दोनों को ज्वाइन करो, इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों का क्या बन जाए 180 डिग्री, दोनों को क्या बनता है 180 डिग्री। तो इसका एक सोल्यूशन नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस बनते हैं। एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, जो कंडीशन मैं आपको पहले भी कह चुका कि जो कंडीशन उन्होंने दी है। हाँ, अपनी मर्जी से कुछ अजम्पशन में ले लोगे तो उसके अजम्पशन में लेने से क्या होगा, उसके अजम्पशन में लेने से ये होगा कि भाई क्या है, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको क्या मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। बाकी आप अपनी मर्जी से लेके चल सकते हो कि आप एक इसको एक क्या मान लें, इसको मान लें कि भाई ये क्या है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी जो एक फर्दर टाइप रेक्टेंगल होती है, और अगर रेक्टेंगल होती है तो फिर ये 90 का एंगल बनाती है। तो फिर वही कंडीशन कि मैंने आपको जैसे कहा कि भाई एक आपको लेट करना पड़ेगा, एक आपको अजम्पशन में लेना पड़ेगा और कोरस्पॉन्डिंग दूसरा निकलेगा, फिर जाके हम कुछ कर पाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, इस इन्फॉर्मेशन से हम नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्ट वाई क्या होगा, सो इसीलिए मैं वाई नहीं निकालने वाला, ठीक है ना। इसके लिए आप कुछ भी तरीका अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लो, एक को ले लो, आप यही ले लो कि लेट ये जो आपका सी ई है और ए ई है, ये इक्वल हैं, और ये अगर इक्वल हैं तो ये 52 है तो ये भी 52 है। इन दोनों को ज्वाइन करो, 52 और 52, ये दोनों 52 हो जाएंगे, और ये आपको पता है, ये आपको गिवन है। सो 52 और 52 और प्लस आप लिख दो 3y - 2 विच इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों को ज्वाइन कर दो 180 बना दो, तीनों को ज्वाइन करके 180 बना दो, तो तब जा क्या बनेगा, तब जाके बन जाएगा आपके पास ये, यहाँ तक आप y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। मतलब ये हुआ कि 52 प्लस ये 3y - 2 विच इज इक्वल टू 180, तो वहाँ से y निकाल सकते हो। लेकिन वो एक रास्ता है, उस तक पहुँचने का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, और ना ही आप उसको एग्जैक्ट आंसर कह सकते हो। तो इसीलिए मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने लगा। मैं आपको सब बता चुका हूँ कि कहानी क्या है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो भी कहेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, इन कंडीशन को यूज़ करे, वो बात गलत करेगा, वो सही बात नहीं होगी। एक और रास्ता मैं आपको पहले बता चुका कि अगर हम इसको रेक्टेंगल मान लें, इसको क्या मान लें, इसको अगर हम रेक्टेंगल मान लें तो रेक्टेंगल की कंडीशन भी कुछ ऐसा ही होती हैं। अगर हम इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में यही होता है, लेकिन रेक्टेंगल से हम वही अजम्पशन, फिर रेक्टेंगल क्या है, अगर हम इसको रेक्टेंगल माने तो ये एंगल बराबर और ये एंगल बराबर और एंगल बराबर, तो उस केस में क्या होगा, अगर एंगल्स बराबर हो जाएं और रेक्टेंगल हो तो फिर ये जो आपके पास लाइंस है ना, ये इंटरसेक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट द परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे।
90 डिग्री पे क्या करती हैं, 90 डिग्री का। तो अगर आप ये मान लें कि ये क्या है, इससे बनने वाली शेप क्या है, इससे बनने वाली शेप रेक्टेंगल है, तो ये एक दूसरे को 90 पे काट रही हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 2y नहीं है, बेसिकली 3y है, 3y - 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री कर सकते हो। तो इस केस में भी आप y निकाल सकते हो, लेकिन भाई नहीं है। मैं इसके बारे में भी कहूँगा कि ये भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा फिक्स, जब तक वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा उससे हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन देगा तो हम उससे निकाल पाएंगे, आधी इंफॉर्मेशन से हम इसका एक चीज़ को सपोजिशन में जाना पड़ेगा, तब उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग निकालोगे। तो जिस तरह से पहले कहा कि आप ये मान लें कि दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो साइड्स हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से हम उनके एंगल्स को बराबर करके और वहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हम ये मान लें कि इससे बनने वाली शेप जो क्या है, इससे बनने वाली शेप जो है वो क्या है, वो आपके पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर उस हिसाब से यहाँ से 90 का इक्वल करो और यहाँ से y निकालो। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये एक अप्रॉक्सीमेट आप खुद से पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, जो उन्होंने दिया उन कंडीशन से आप यहाँ पर नहीं पहुँचे, अपनी खुद से कंडीशन आपने ऐड किया, खुद से कंडीशन ऐड करने की वजह से आप यहाँ पहुँचे, वरना नहीं पहुँच सकते। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कह रहे हैं कि आपको फिगर दी है हमने, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और कुछ कंडीशंस भी दी हैं। अच्छा, तो देखिए उन्होंने क्या क्या दिया है, पहले तो हम ग्राफ से देखते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसको 3 साइड और इसके 3 साइड, तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल, ये 2 इस पे दिखा है तो 2 लाइन, उसका मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो ये आपको पहले से पता है कि क्या क्या इक्वल है, ये आपको ग्राफ से पता चल रहा है, ठीक है ना। ग्राफ से आपको क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि कौन किसके इक्वल होगा। सो कौन किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है। तो फिर वही कंडीशन, सबसे पहले आप लिखोगे कि ये वन क्या है। अच्छा देखिए ज़रा कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई ये इसके इक्वल है। सो यहाँ पे देखें जिस चीज़ की वैल्यू है हम उसके हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। क्या डी ई और डी ई इक्वल है पी क्यू के, डी ई पी के क्यू के इक्वल, तो इसने क्या डी ई की वैल्यू दी है, डी ई की वैल्यू दी है, और पी क्यू की वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू भी दी है। डी ई विच इज़ इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, इसको आप 1 का नाम दे दो, तो यूजिंग इसको आप 1 का नाम दे दो, तो यूजिंग 1 लिख लेंगे जब, या फिर ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये लिख लेंगे। अच्छा क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ग्राफ से देख के हमने बताया कि मेजरमेंट ऑफ डी ई विच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी क्यू, ठीक है, ये हमने कहा। अच्छा अगर ये इक्वल हैं तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पर ये हम लॉजिक देंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, इसीलिए हम इसको इक्वल रख रहे हैं। अगर इक्वल रख लें तो क्या वैल्यू दी है, 6x + 1 cm और 6x + 1 cm। दूसरे केस में उसने क्या दिया, दूसरे केस में उसने दिया 10x - 19 cm। पी क्यू है ना, हम भी पी क्यू की बात करें, ठीक है। तो 10x - 19 cm, दोनों में cm आ रहा है, cm हटा दो, ठीक है। बाकी क्या रहेगा, 6x + 1 विच इज़ इक्वल टू 10x - 19। सो 19 इधर आ जाएगा, सो 1 + 19 विच इज़ इक्वल टू 10x - 6x। सो यहाँ से अब अगर हम ये 20 हो जाएगा और ये विच इक्वल हो जाएगा 4x। सो x विच इज़ इक्वल टू 20/4। सो x विच इज़ इक्वल टू 20/4 विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 5। तो 5x की वैल्यू, अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अब दूसरे किसी को कंपेयर करो, तो फर्स्ट साइड के इक्वल df और rp उसने दिया, df हमें नहीं दिया, तो df नहीं दिया तो फिर तीसरी कंडीशन, फिर हम इसके इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि RQ और EF दिया जी, RQ और EF दिया, ये RQ और ये आपका EF, तो इन दोनों को इक्वल कर दो,
तो आर क्यू क्या दिया है और ई एफ क्या दिया देख लेते हैं। आर क्यू दिया है 5 - 7 और 8, 5 - 7, 5 - 7, 5y - 7 और सी एम विच इज़ इक्वल टू 8। सी एम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फिर ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। 5y - 7 और 8 सी एम हटा दो दोनों में से, और 5y - 7 विच इज़ इक्वल टू 8। सो इसका मतलब ये हुआ कि 5y विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 8 + 7, और ये हो जाएगा 15। सो 5y विच इज़ इक्वल टू 15, सो y विच इज़ इक्वल टू 15/5 विच इज़ इक्वल टू 3। सो x हमने क्या निकाला, x हमने निकाला 5 और y हमने निकाला 3। तो इस केस में आपका ये रिज़ल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।